पहाड़ों पर 5 बहू का लटकता हुआ घर और रसोई। घर के आंगन में 5 बहुएं सुनीता, पूनम, नेहा, आरती और प्रिया जमीन पर बैठकर गेहूं साफ कर रही थी। वहीं खाट पर ससुर दीनानाथ और सास रेवती बैठे थे और चाय पी रहे थे। घर बेटे विक्रम, अजय, विजय, समीर और अमित एक साथ बैठकर काम की बातें कर रहे थे। घर के छोटे बच्चे खेल रहे थे। बहुओं जरा हाथ जल्दी चलाओ, बातें कम काम ज्यादा। शाम को कद्दू की सब्जी बनानी है, तुम्हारे ससुर जी की फरमाइश है। जी अम्मा जी, बस ये गेहूं साफ हो जाए। आज आरती रोटियां सेकेगी, मैं सब्जी छौंक दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ, आरती दीदी की रोटियां तो वैसे भी गोल कम और नक्शा ज्यादा लगती हैं। अब सब हंस पड़ी। तभी विक्रम दीनानाथ के पास आया और उनके साथ ही बैठ गया। बापू सोच रहे हैं कि जंगल किनारे वाले खेत में मक्का लगा दें, वहां नमी अच्छी है, फसल बढ़िया होगी। अरे जमीन तो अच्छी है विक्रम, पर वो इलाका जंगल से सटा है। मुझे डर लगता है कि जानवरों का क्या भरोसा कब आ धमके। अरे बापू, आप बेकार डरते हो, हम 5 भाई हैं, शेर भी आ जाएगा तो भाग जाएगा। तभी अचानक नीम के पेड़ से सैकड़ों पक्षी चीखते हुए उड़ गए। जमीन के नीचे कंपन महसूस हुआ और रसोई के बर्तन धड़ाम से नीचे गिर गए। बच्चे डरकर रोने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? धरती हिल रही है क्या? भूकंप आ गया? लग तो ऐसा ही रहा है। कोई घर के अंदर मत जाओ, सब खुले में रहो, दीवारों से दूर हटो। तभी पड़ोस का हरिया भागता हुआ आया। अरे काका, भूकंप नहीं, हाथियों का झुंड है। जंगल से हाथियों का झुंड गांव में घुस आया है। अरे हाथी, ए राम, सब सामान का मोह छोड़ो, बस जान बचाओ। अरे जल्दी करो, वो इधर ही आ रहे हैं। मेरा घर, मेरी गृहस्थी, हाय राम, ये क्या विपदा आ गई। अम्मा, रोने का वक्त नहीं है, चलो जल्दी। आंगन में भगदड़ मच गई और खुशियों वाला घर चीख पुकार से गूंजने लगा था। गांव में हाथियों ने कई गांव वालों के घर तोड़ दिए। गांव वाले सामान छोड़कर बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। बापू, वो देखो, हाथियों ने शर्मा काका की दीवार गिरा दी। वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमें भागना होगा। अरे सड़क की तरफ भागो, वहां खुली जगह है, जान बच जाएगी। अरे नहीं, उधर मत भागो। अरे मूर्खों, मैदान में हाथी घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं, वो तुम्हें कुचल देंगे। अरे सब पहाड़ की तरफ दौड़ो, वो भारी होते हैं, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। सुनीता, पूनम, बस सूखा राशन पानी और चादरें उठा लो और जल्दी से यहाँ से चलो। घर में हड़कंप मच गया। 5 बहू ने जल्दी से जरूरत का सामान बांधा और फिर सभी घर से बाहर निकल आए। पूरा परिवार पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा दौड़ी। ऊपर जाकर पूनम की सांस फूल गई। उसने पीछे देखा तो एक हाथी ने उनके घर का दरवाजा उखाड़ फेंका था। हमारा घर देखो जी, उन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। अरे उधर मत देखो पूनम, अगर वहां होते तो वो हमें भी तोड़ देते। जान है तो जहान है, भागो यहाँ से। वो फिर ऊपर दौड़ने लगे। पीछे उनके घर टूटने की आवाजें दिल पर हथौड़ा की तरह लग रही थी। उनके पीछे कुछ और गांव वाले भी आ रहे थे। पूरा परिवार और गांव वाले पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचकर रुक गए। नीचे का नजारा दिल तोड़ने वाला था। हाथियों का झुंड अब भी शांत नहीं हुआ था। जो घर कल तक खड़े थे वो अब मलबे का ढेर बन चुके थे। हाय राम, सब खत्म हो गया। वो देखो, मेरी रसोई, मेरा आंगन, सब मिट्टी में मिल गया। हमने तिनका तिनका जोड़कर वो घर बनाया था, अब हम कहाँ सर छिपाएंगे। बापू, अब हम कहाँ जाएं? नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, ना ही छत न दीवारें। हम बेघर हो गए बापू। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ में रात कहाँ गुजारेंगे? हमें दूसरे गांव में चले जाना चाहिए था। कम से कम वहां किसी के घर में तो सो सकते थे। यहाँ इस जंगल में तो हम वैसे ही मर जाएंगे। नहीं, नीचे जाने का तो सोचना भी मत। वो अभी भी वहीं घूम रहे हैं। अगर हम वापस गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। नीचे साक्षात मौत खड़ी है। अरे हिम्मत मत हारा जाए, हम नीचे नहीं जाएंगे और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाने दूसरे गांव जाएंगे। हम ऊपर जाएंगे, उस चोटी पर। वो जगह ऊंची है और सुरक्षित है, वहां हाथी नहीं चढ़ पाएंगे। अब से वही पहाड़ हमारा घर होगा। लेकिन बापू, वहां कैसे रहेंगे? इंसान चाहे तो बंजर को भी बाग बना सकता है बेटा। हमारे पास 10 हाथ और 10 समझदार दिमाग है, हम कर लेंगे। चलो, अंधेरा होने से पहले ऊपर पहुंचना है। कुछ ही देर में पूरा परिवार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। पहाड़ की चोटी पर तेज तेज हवा चल रही थी। 2 टीलों के बीच गहरी खाई थी और हजारों फीट नीचे बहती नदी की आवाज गूंज रही थी। दीनानाथ और उनके बेटे किनारे पर खड़े होकर नीचे झांक रहे थे। बापू, यहाँ तो पैर फिसलते ही सीधा यमराज से मुलाकात होगी। नीचे देखो, नदी कितनी तेज है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? अरे रहना तो पड़ेगा बेटा, यही कुदरत की चुनौती है। उस तरफ हम सोएंगे और इस तरफ रसोई बनाएंगे। सबसे पहले हमें इन दोनों टुकड़ों को जोड़ना होगा। सही कह रहे हैं बापू, डरने से काम नहीं चलेगा। अजय, विजय, चलो जंगल से मजबूत लकड़ियां लाते हैं, हमें पुल बनाना होगा। 5 भाई जंगल में बांस और पेड़ काटने चले गए और बहुओं ने रस्सियां मजबूत की। उफ,
ये तो बहुत भारी है भैया, क्या ये लकड़ियां हमारा भार झेल पाएंगी? अरे झेलना पड़ेगा अमित। कुछ ही देर में पांचों बेटे बहुत सारी लकड़ियां काट कर ले आए और फिर सभी ने मिलकर पुल बनाना शुरू कर दिया। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। विजय बेटा नीचे मत देखना, बस सामने देख। पहले दोनों तरफ रस्सियां बांधी गईं और फिर रस्सी के ऊपर लकड़ियां रखी गईं। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार पुल बन ही गया। बन गया पुल। तैयार है, लेकिन ये हिलेगा बहुत, संभल कर चलना होगा। दीनानाथ ने कांपते हुए पुल पर पैर रखा और चलकर उस पार गए, फिर वापस आ गए। अरे शाबाश मेरे शेरों, तुमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। जब तक हम साथ हैं, बड़ी से बड़ी खाई भी हमें अलग नहीं कर सकती। अब घर बनाने का काम शुरू होगा। पुल बनने के बाद काम का बंटवारा हो गया। समतल जगह पर विक्रम, अजय, विजय, समीर और अमित झाड़ियां बना रहे थे, जबकि पुल के उस पार औरतें रसोई तैयार कर रही थी। अजय, उस रस्सी को कसकर बांधना, यहाँ पहाड़ पर रात को हवा बहुत तेज चलती है, अगर गांठ ढीली रही तो छत उड़ जाएगी। चिंता मत करो भैया, ऐसी गांठ लगाऊंगा कि तूफान भी नहीं खोल पाएगा। हमें झोपड़ियां पास पास बना रहे हैं। वाह, कभी सोचा नहीं था हम इंजीनियर भी बन जाएंगे। बापू देखो, मेरी झोपड़ी सबसे मजबूत बन रही है। हाँ, मजबूत तो बनाना ही पड़ेगा बेटा। ये लकड़ी का ढांचा नहीं, हमारा नया घर है। हाथ जल्दी चलाओ बेटा, रात से पहले तैयार करना है। दूसरी तरफ बहुएं पत्थरों को जमाकर चूल्हा बना रही थी। पूनम, आरती, बड़े पत्थर यहाँ लाओ। हम चूल्हा कोने में बनाएंगे ताकि हवा से आग ना बुझे। रसोई बड़ी बनानी होगी, आखिर पूरे परिवार का खाना यहीं बनेगा। दीदी, पर रसोई इस तरफ क्यों? हर बार खाना बनाने के लिए वो हिलता हुआ पुल पार करना पड़ेगा। डर मत पगली, उस तरफ हम सोएंगे। अगर वहाँ आग से चिंगारी उड़ी तो झोपड़ियाँ जल सकती हैं, इसीलिए रसोई अलग होना जरूरी है। अम्मा जी, मायके में सुना था कि जिस घर का चूल्हा एक होता है वो घर कभी नहीं टूटता। सही कहा प्रिया, भले ही पक्की छत नहीं है, पर जब तक ये चूल्हा जलता रहेगा हमें घर वाली फीलिंग आती रहेगी। काम तेजी से चला और सूरज ढलने तक उस सुनसान पहाड़ पर एक छोटी सी बस्ती का आकार नजर आने लगा। एक तरफ बड़ी रसोई तैयार थी और दूसरी तरफ छोटी छोटी झोपड़ियां। दिन भर की मेहनत के बाद सबके गले सूख गए थे। रेवती एक पत्थर पर बैठी थी, उसे भी बहुत जोर की प्यास लगी थी। सुनीता बहू, थोड़ा पानी है क्या? गला बहुत सूख रहा है। नहीं अम्मा जी, पानी खत्म हो गया और नदी पाताल में बह रही है, वहाँ कौन जाएगा? सबने नीचे देखा, नदी गहरी खाई में थी, रास्ता जानलेवा था। इतने नीचे से पानी लाना मौत को दावत देना है बापू। अगर हम प्यास से नहीं मरे तो थकान से मर जाएंगे। तभी समीर की नजर एक मजबूत पेड़ और रस्सियों पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे रुको, हमें बार बार नीचे उतरने की जरूरत नहीं है बापू, हम यहाँ एक घिरनी और सीढ़ी बनाएंगे। हाँ, घिरनी जंगल में कैसे? हम लकड़ियों को जोड़कर सीढ़ी बनाएंगे और आगे रस्सियों का जाल और चरखी लगाएंगे। एक आदमी नीचे जाएगा और हम ऊपर से खींच लेंगे। तुरंत काम शुरू हुआ। विक्रम और अजय ने सीढ़ी बनाई और समीर, विजय ने चरखी तैयार की। अमित कमर में रस्सी बांधकर नीचे उतरा। अरे मैं जाऊंगा नीचे, मैं सबसे हल्का और फुर्तीला हूँ। अमित हिलती हुई सीढ़ी से नीचे उतरा और नदी किनारे पहुंचकर बाल्टी भरी। भर गई भैया, खींचो। चलो सभी मिलकर, 1 2 3 हैशा। चरखी घूमने लगी और बाल्टी ऊपर आने लगी। सुनीता और आरती ने जल्दी से पानी की बाल्टी को पकड़ लिया। आ गया, पानी आ गया। सबसे पहले रेवती ने पानी पिया और फिर दीनानाथ ने। अरे आज तुमने साबित कर दिया कि एकता और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये सिर्फ पानी नहीं, हमारी जिंदगी है। उस दिन पहाड़ी पानी का स्वाद उन्हें अमृत जैसा लगा, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से प्यास बुझाई थी। ऐसे कुछ दिन बीत गए थे और राशन खत्म होने की कगार पर था। सुनीता ने आटे का डिब्बा उल्टा किया तो उसमें से सिर्फ धूल गिरी। अम्मा जी, ये आखिरी मुट्ठी चावल बचा है। अगर हमें जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला तो हम भूखे रहेंगे। अरे मांगने से तो भीख मिलती है बहू, और हम किसान हैं। हम अपना अन्न खुद उगाएंगे। यह पहाड़ भी अब हमारा खेत बनेगा। खेत? बापू ये जमीन नहीं, पत्थरों का ढेर है। यहाँ कुदाल मारेंगे तो चिंगारी निकलेगी, अनाज नहीं। इतनी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर खेती कैसे होगी? होगी विजय, अगर हम पहाड़ चढ़ सकते हैं और यहाँ रह सकते हैं तो इसे समतल भी कर सकते हैं और यहाँ खेती भी कर सकते हैं। हाथ में छाले पड़ेंगे पर पेट की आग बुझानी है तो पसीना बहाना पड़ेगा। चलो भाई। सभी ने एक साथ मेहनत शुरू की। विक्रम, अजय, विजय और गांव के लोगों ने भारी पत्थरों को खोदा और बहुओं ने कंकड़ पत्थर टोकरियों में भरकर फेंके। धूप तेज थी पर कोई रुका नहीं। देखते ही देखते ऊबड़ खाबड़ जमीन समतल हो गई। अरे काका, मेरी ये लौकी, कद्दू और कुछ पालक के बीज है। भागते वक्त बस यही हाथ लगा था, सोचा था कभी काम आएंगे। तूने तो अमृत बचा लिया हरिया, यही बीज हमारी नई जिंदगी है।
दीनानाथ ने कांपते हाथों से बीज बोई। अमित और समीर ने चरखी से पानी खींचा। जैसे ही पानी सूखी मिट्टी पर गिरा, मिट्टी महक उठी। दीदी सूंघो, मिट्टी की खुशबू बिल्कुल हमारे गांव जैसी है। अब लगता है कि यहाँ जिंदगी पनपेगी। हमने अपना काम कर दिया है, अब बाकी काम ऊपर वाले का है और इस धरती मैया का है। देखना हमारी मेहनत रंग लाएगी। शाम ढलते ढलते उस बंजर पहाड़ पर उम्मीद के बीज बो दिए गए थे। जो जमीन कल तक पत्थर थी, आज वो उनका खेत बन चुकी थी। रात हो गई, रसोई में सभी लोग बैठे थे। बहुओं ने खाना तैयार कर लिया। उन्होंने मिट्टी के बर्तन भी तैयार कर लिए थे। सभी गोल घेरा बनाकर बैठे थे और खाना खा रहे थे। सुनीता, पूनम, मान गई तुम्हारी कलाकारी को। मिट्टी के इन बर्तनों से जो खुशबू आ रही है वो हमारे घर के पीतल के बर्तनों में भी नहीं आती थी। अम्मा जी, ये सिर्फ मिट्टी का जादू नहीं, ये सबकी भूख और मेहनत का स्वाद है। लीजिए, गरम गरम खिचड़ी तैयार है। बहुओं ने सबको मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा। खाने में सिर्फ खिचड़ी थी, लेकिन सबके चेहरे पर शाही दावत जैसी चमक थी। वाह भाभी, मजा आ गया। सच कह रहा हूँ, ऐसी भूख तो कभी घर पर भी नहीं लगी थी। इसमें तो चूल्हे की राख की महक आ रही है। काका, अब गांव उजड़ा था तो लगा था कि आप भूखे मरेंगे, पर आज आप लोगों के साथ खा रहा हूँ तो लग रहा है मेरा परिवार और बड़ा हो गया। भगवान ने घर छीना पर रिश्ते दे दिए। हाँ, सही कहा रिया काका। नीचे हम अलग अलग घरों में दीवारों के पीछे रहते थे। यहाँ ऊपर न दीवारें हैं न दरवाजे। हम सब एक ही आसमान के नीचे हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या, यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी वाली ने नमक कम डाला है, क्योंकि खाना सबने मिलकर बनाया है। सब जोर से हंस पड़े और वीरान पहाड़ पर उसकी हंसी गूंजने लगी। इसे कहते हैं राम रसोई, जहाँ खाना कम हो सकता है पर प्यार नहीं। देखो रेवती, आज हमारा घर छोटा है पर आंगन कितना बड़ा है। खाना खाने के बाद सब आग के चारों तरफ हाथ तापने लगे। उस रात किसी को डर नहीं लगा, क्योंकि अपनों का साथ सबसे बड़ी सुरक्षा थी। कुछ हफ्ते बाद मेहनत रंग लाई। पहाड़ की समतल जमीन पर अब छोटी छोटी हरी पत्तियां दिखाई दे रही थी। दीनानाथ खेत के किनारे खड़े होकर अपनी हरी भरी मेहनत को निहार रहे थे। तभी अचानक जंगल से बंदरों का झुंड आया और पौधों को उखाड़ने लगा। बाबू, बंदर! अरे बंदर आ गए, वो हमारी फसल बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये तो हमारे मुंह का निवाला छीनने आ गए। सबको बुलाओ, शोर मचाओ, इन्हें भगाना होगा। तुरंत पूरा परिवार तैयार हो गया। बच्चे खाली कनस्तर और डंडे लेकर दौड़े। बहुएं थालियां और चम्मच बजाने लगी और बेटे चिल्लाते हुए गुलेल लेकर दौड़े। पहाड़ पर अजीब सा शोर गूंजने लगा, जिससे घबराकर बंदर भाग गए। बाप रे, बच गए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो ये पूरी मेहनत चबा जाते। सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा, हमें अब दिन रात पहरा देना होगा। बच्चों, तुम्हारी ड्यूटी है, जब भी कोई हलचल दिखे तुरंत थाली बजा देना। बंदरों का खतरा टला, लेकिन अब एक खामोश दुश्मन आ गया था। विक्रम खेत में बैठा एक पौधे की पीली पत्ती को गौर से देख रहा था। उसमें छोटे छोटे छेद थे। बापू, गड़बड़ हो गई। पौधों में कीड़ा लग रहा है। इल्ली लग गई है। हमारे पास न तो कोई दवाई है न शहर जाने का रास्ता। ये कीड़ा पूरी फसल चट कर जाएगा। सबके चेहरे लटक गए। इतनी मेहनत के बाद अगर कीड़ा फसल खा गया तो वो भूखे मर जाएंगे। विक्रम जी, चिंता मत कीजिए। हमारे पास अंग्रेजी दवाई नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास दादी नानी के नुस्खे तो हैं। नुस्खे? भाभी, ये कीड़ा जिद्दी है, मंत्र पढ़ने से नहीं जाएगा। मंत्र नहीं बेटा, राख काम आएगी। सुनीता, पूनम, जाओ चूल्हे की सारी ठंडी राख इकट्ठा करो और वो जो कल की सड़ी हुई सब्जियां थी उन्हें भी ले आओ। बहुओं ने चूल्हे की राख छानी और सड़ी हुई सब्जियों के साथ खाद के साथ मिलाकर पौधों पर छिड़क दी। लो भाई, ये रहा हमारा देसी पाउडर। अब देखते हैं कौन सा कीड़ा टिकता है। कुछ दिनों में राख और देसी खाद ने जादू कर दिया। कीड़े मरकर गिर गए और मुरझाए हुए पौधे फिर से लहलाने लगे। अरे वाह, मान गए हमारी घर की लक्ष्मियों को। तुमने तो मरे हुए पौधों में जान फूंक दी। आज शाम को इसी लौकी की दावत होगी। पूरा परिवार खिलखिलाकर हंस पड़ा। उन्होंने एक बार फिर अपनी सूझबूझ से मुसीबत को हरा दिया था। ऐसी कुछ समय बीत गया। आधी रात थी और बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी ओढ़ने को तैयार थी। सबसे डरावनी आवाज नीचे से खाई से आ रही थी, जहां नदी उफान पर थी। सभी लोग एक ही झोपड़ी में सिमट कर बैठे थे। विक्रम, अजय, विजय और समीर ने खंभों को कसकर पकड़ रखा था ताकि हवा से झोपड़ी न उड़ जाए। हे भगवान, आज क्या होने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान फट गया हो। इतनी तेज बारिश तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। हवा भी बहुत तेज चल रही है। हे भगवान, हम पर दया कर, इस आंधी पानी को बंद कर दे। बापू, अनर्थ हो गया। नीचे देखो, बिजली चमकने पर देखा नदी का पानी ऊपर आ रहा है। वो खाई भर गई है। अरे क्या बक रहा है, नदी तो 200 हाथ नीचे थी। नहीं बापू, पानी बढ़ गया है। वो हमारे पुल को छूने वाला है। अगर पुल बह गया तो हम यहीं फंस कर रह जाएंगे। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। रेवती ने तुरंत आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी।
हे भोलेनाथ, मेरे महादेव रक्षा करो प्रभु। हाथियों से बचाया था तो क्या पानी में डुबाओगे? मेरे नाती पोतों की जान बख्श दो मालिक, शांत हो जाओ। अम्मा जी प्रार्थना कीजिए, आज से भगवान ही हमें बचा सकते। नदी का पानी बहुत ऊपर आ चुका है। बिजली की रोशनी दिखा के मटमैला पानी उफनते हुए लकड़ी के पुल को छू रहा था। पुल बुरी तरह से हिल रहा था। अब हम नहीं बचेंगे भैया, आज प्रलय आई है। अरे चुप कर अमित, कोई नहीं मरेगा। सब आंखें बंद करो और भगवान का नाम लो, विश्वास रखो। पूरा परिवार एक दूसरे का हाथ थामे मौत के तांडव के बीच सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। तभी चमत्कार हुआ, हवा कम होने लगी और बारिश रुक गई। करीब 15 मिनट के सन्नाटे के बाद विजय धीरे से बाहर निकला। बापू, बारिश रुक गई है, हवा भी बंद हो गई है। समीर दौड़कर किनारे पर गया। उसने देखा बाढ़ का पानी जो पुल को छू रहा था अब नीचे उतर गया था। पानी उतर गया, पुल बच गया बापू, हम बच गए। झोपड़ी के अंदर सबकी जान में जान आई। रेवती वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ी। अरे जाको राखे साईया, मार सके ना कोई। आज साक्षात मौत ने हमें छू कर छोड़ दिया। कुदरत ने हमारी परीक्षा ली थी और हमारी प्रार्थना जीत गई। उस रात किसी ने सोने की कोशिश नहीं की। सब बस एक दूसरे को जिंदा देखने की खुशी में बैठे रहे। तूफान के बाद की सुबह थी। रात भर चली बारिश तो रुक गई थी, लेकिन अपने पीछे जानलेवा ठंड और बीमारी छोड़ गई थी। झोपड़ियों के अंदर का माहौल बहुत बेकार था। हर तरफ से सिर्फ खांसने और करहाने की आवाजें आ रही थी। सुनीता का 5 साल का बेटा तेज बुखार से तप रहा था। वो कंबल में लिपटा हुआ कांप रहा था। पास ही रेवती भी जमीन पर लेटी थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बापूजी, मुन्नू का शरीर तो तवे जैसा तप रहा है। इसे बहुत तेज बुखार है। अगर दवा नहीं मिली तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं बहू, यहाँ इस वीरान पहाड़ पर न कोई डॉक्टर है न वैद्य। हमारे पास जो काढ़ा बनाने का सामान था वो भी खत्म हो चुका है। अरे लानत है ऐसी जिंदगी पर। हम बच तो गए, लेकिन अब हमारी बीमारी से हम मर जाएंगे। नीचे जंगल में सब दवाइयां हैं, पर यहाँ जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ बच्चों के रोने की आवाजें थी। तभी कोने में बैठी नेहा, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, अचानक खड़ी हुई। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। दवाइयाँ मैं लाऊंगी, मुझे पता है कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। तुझे कैसे पता नेहा? तू तो कभी जंगल गई भी नहीं। भूल गए, मेरे पिताजी गांव के जाने माने वैद्य थे। बचपन में उनके साथ जंगल जाकर जड़ी बूटियां चुनती थी। मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस लिए है और इस बुखार को कौन सी जड़ी बूटी खत्म कर सकती है। नहीं बहू, नीचे बहुत खतरा है। जंगली जानवर, कीचड़ में तुझे जाने की इजाजत मैं नहीं दे सकती। अम्मा जी, खतरा तो यहाँ रुकने में भी है। अगर आज दवा नहीं आई तो शायद कल मुन्नू आंख भी ना खोले। मैं जा रही हूँ। नेहा बाहर की तरफ बढ़ी। तभी विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं तुझे अकेले जाने दूंगा पायल? क्या समझ रखा है? चल, मैं भी साथ चलूंगा तेरी रक्षा के लिए। लाठी चाहिए होगी ना? जाओ बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, जल्दी लौटना। नेहा और विजय उस जुगाड़ वाली सीढ़ी से पास पहुंचे। नीचे घना जंगल और कोहरा दिखाई दे रहा था। सीढ़ी हवा में झूल रही थी। डर तो नहीं लग रहा है ना? डर लग रहा है, पर मुन्नू के बुखार से कम। चलो। वो हिलती सीढ़ी से नीचे उतरे। वहां दोपहर में भी अंधेरा और अजीब शांति थी। विजय लाठी लेकर चौकन्ना था और नेहा नजरें गड़ाई जड़ी बूटियां तलाश रही थी। मिल गई विजय, देखो ये वो है जिससे मुन्नू का बुखार कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। नेहा जल्दी से जल्दी पौधों को उखाड़कर अपनी झोली में भरने लगी। विजय अभी भी डरा हुआ था। उसे झाड़ियों में कुछ आवाज सुनाई दी। नेहा जल्दी करो, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खूंखार भेड़िया धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थी और मुंह से लार टपक रही थी। वो गुर्राया। विजय के हाथ पांव ठंडे हो गए, पर वो लाठी तानकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। नेहा हिलना मत, मेरी पीठ के पीछे आ जाओ। ये भेड़िया है, ये शिकार के मूड में है। भेड़िया धीरे धीरे आगे बढ़ा, हमला करने के लिए तैयार होकर। लेकिन नेहा का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उसने देखा कि जमीन पर सूखे पत्तों का ढेर पड़ा है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। उसे याद आया कि आरती ने भागते वक्त माचिस दी थी। विजय डरो मत, जानवर लाठी से नहीं आग से डरते हैं। नेहा ने पलक झपकते ही माचिस निकाली और सूखे पत्तों में आग लगा दी। पत्ते तुरंत जल उठे। आ आ आ अब क्यों नहीं आता? अचानक भड़की आग और नेहा की भयानक चीख से भेड़िया घबरा गया। आग की लपटें उसके पास पहुंची तो वो पीछे कूदा और दुम दबाकर जंगल में भाग गया। विजय हैरान होकर नेहा को देख रहा था। बाप रे, तूने तो कमाल कर दिया नेहा। मुझे लगा था आज हम नहीं बचेंगे। मैं भी डर गई थी विजय, पर एक माँ का डर भेड़िए के डर से बड़ा होता है। चलो, मुन्नू इंतजार कर रहा है। वो दोनों सुरक्षित ऊपर आ गए। नेहा ने काढ़ा बनाकर मुन्नू और बाकी बीमारियों को पिलाया। अगली सुबह सूरज निकलते ही मुन्नू ने आंखें खोली। उसका बुखार उतर चुका था। भूख लगी है। ये सुनते ही सुनीता रो पड़ी और उसने मुन्नू को गले लगा लिया।
तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी नेहा। तूने मेरे बच्चे को यमराज से छीन लिया तो सिर्फ चाची नहीं, इसकी दूसरी माँ है। जंगल ने हमें बीमारी दी तो जंगल ने ही इलाज भी दिया, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए थी जो हमारी बहू के पास थी। ऐसी समय बीत गया। सुबह का समय था, सूरज की सुनहरी किरण निकल रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। पूरा परिवार पहाड़ के किनारे खड़ा होकर नीचे झांक रहा था। ऊपर से उनका पुराना गांव अब सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा था। हाथियों का झुंड वहां से अभी तक नहीं गया था। देखिए बापू, उन जानवरों ने क्या हाल किया है हमारे गांव का। ईंट से ईंट बजा दी। मैंने पिछले साल ही पक्का कमरा बनवाया था, अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर सब मिट्टी में मिला दिया उन बेरहम हाथियों ने। मेरा तुलसी का चौरा, मेरी रसोई सब तहस नहस कर दिया है राम। तिनका जोड़कर वो बनाया था और पल भर में सब खंडहर हो गया। जानवर है, अकल कहाँ होती है उनमें। हमारा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मन करता है कि नीचे जाऊं और अगर एक भी जानवर दिखे तो उसे जिंदा न छोड़ूं। सही कह रहे हो भैया, हमें बदला लेना चाहिए। वो हमारी जमीन है, हम ऐसे अपनी जमीन नहीं छोड़ सकते। अरे खबरदार, जो किसी ने बदले की बात की तो रुको अजय, उन्हें मत कोसो और अपनी जुबान को लगाम दो। गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। सब लोग हैरान होकर दीनानाथ की तरफ देखने लगे। बापू, हमारी? आप ये क्या बात कर रहे हैं? हमने क्या किया? हम तो शांति से रह रहे थे, खेती कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, इसमें हमारी क्या गलती? शांति? कैसी शांति बेटा? और कौन सी जमीन याद करो जिस जमीन पर हमने अपना गांव बसाया था 50 साल पहले। वहां क्या था? वहां तो जंगल था बाबू। हाँ, जंगल था, और वो जंगल इन हाथियों का घर था। यह उनका पुराना रास्ता था जहां वह गुजारा करते थे। हमने क्या किया? हमने अपनी लालच में कुल्हाड़ियां चलाई, उनके पेड़ काटे, उनकी नदियां रोकी और वहां अपने पक्के मकान खड़े कर दिए। लेकिन बापू, वो तो बहुत पुरानी बात है। अब तो वहाँ इंसान रहते हैं ना। बेटा, जमीन की रजिस्ट्री इंसानों की कचहरी में होती है, कुदरत की अदालत में नहीं। हमने सोचा था कि जंगल गूंगा है, कुछ नहीं बोलेगा, पर हम भूल गए जब हम किसी का घर छीनते हैं तो एक दिन वो अपना घर वापस मांगने जरूर आता है। इसका मतलब हाथियों ने हम पर हमला नहीं किया? नहीं रेवती, उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने बस अपनी जमीन वापस ली है, अपना घर वापस लिया है। कुदरत ने अपना हिसाब बराबर किया है और ये जो तबाही तुम नीचे देख रहे हो ना, ये हमारा घमंड टूटा है। दीनानाथ की बातें सुनकर पूरे परिवार को जैसे सांप सूंघ गया हो। विक्रम और अजय का गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। बापूजी सही कह रहे हैं, हम इंसानों ने अपने लालच में इनका सब कुछ छीन लिया। हम उन्हें जानवर कहते हैं, लेकिन असली जानवर तो हम बने जो उनके घर में घुस गए। अब समझ आया कि वो घुसपैठिए नहीं, हम घुसपैठिए थे। तो बापूजी अब क्या होगा? क्या हम वापस नीचे जाएंगे? वो जमीन तो हमारी है ना? नहीं, अब हम नीचे नहीं जाएंगे। वो जमीन हमारी नहीं थी, हमने बस उस पर कब्जा किया था। अब हम यहीं रहेंगे इन पहाड़ों पर बापू, यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। न पक्की छत है, न सुविधाएं। सुविधाएं कम होंगी विजय, पर सुकून पूरा होगा। या हम प्रकृति को काटेंगे नहीं, बल्कि उसके साथ जिएंगे। हम यहाँ उतने ही पेड़ लगाएंगे जितने हमने नीचे काटे थे। ये पहाड़ अब हमारा घर है और वो नीचे का जंगल उनका। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, गलती हमारी थी। हमने तुम्हारा हक छीना था। आज से ये जंगल तुम्हारा और ये पहाड़ हमारा। उस दिन उस परिवार ने अपना पक्का मकान जरूर खोया, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख पाली। हम इंसान अक्सर विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल खड़े कर देते हैं और भूल जाते हैं कि इस धरती पर सिर्फ हमारा हक नहीं है। जब हम जंगल काटते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं काटते, हम हजारों बेजुबानों की छत छीनते हैं। आओ हम भी एक वादा करें, जिएं और जीने दें, क्योंकि ये धरती जितनी हमारी है उतनी ही उनकी भी है।